हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट कंपोजिट फंक्शन को कि कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट। तो आज आप समझते हैं, उसके बाद इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन भी करेंगे 2 से 3, और ताकि आपको और अच्छे समझ में आए स्टूडेंट। तो इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ स्टूडेंट। आप सबको पता ही होगा कि जो हमारे पास ये जो मैंने आपके सामने बनाई है ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है और ये हमारे पास सी सेट है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अब हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं जो ए से बी होगा। कहां से कहां होगा? ए से बी एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसको हम बोलेंगे एफ। क्लियर? अब यहां पर इस फंक्शन एफ की डोमेन क्या होगी? तो याद रखिएगा, पहला वाला जो ए सेट है वो इस फंक्शन ए की क्या होगी? डोमेन होगी। क्लियर? और उसके बाद यहां जब हम इनपुट करने के बाद जो हमारा आउटपुट मिलता है वो बी सेट से मिलेगा, और बी सेट से जो हमारे को मिलेगा वो क्या होगी? इस फंक्शन की रेंज होगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? उससे हमें पता चल रहा है, हम उसको कैसे बोलते हैं, एक फंक्शन है जो ए से बी डिफाइन हो रहा है, मतलब ए सेट से बी सेट तक डिफाइन हो रहा है। तो ये जो ए होगा वो इसकी डोमेन होगी, जो बी होगा वो इसकी रेंज होगी। तो ए सेट से हमें डोमेन मिलेगी, बी सेट से हमें रेंज मिलेगी। तो अब हमें ए से बी एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया जिसको हमने बोला एफ। अब हम एक और फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, और वो कहां से कहां होगा? वो बी से सी होगा। अब जो फंक्शन हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो कहां से कहां होगा? बी से सी होगा, और उस फंक्शन को हम लोग बोल देते हैं जी। क्लियर भाई? अब याद रखिएगा, ये जी जो फंक्शन है, अब जो ये जी जो फंक्शन आ रहा है स्टूडेंट, अब जो इस फंक्शन जी की जो डोमेन होगी वो बी वाला सेट होगा। अब जी वाले फंक्शन के लिए जो बी वाला सेट है वो एज अ डोमेन काम करेगा, एज अ डोमेन काम करेगा। और उसके बाद सी वाला जो सेट है वो अब इस फंक्शन जी की क्या होगी? रेंज होगी। क्लियर है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना करे। चलिए भाई, ये बात भी क्लियर हो गई। अब सुनिएगा स्टूडेंट, अब ये कंपोजिट फंक्शन क्या है, कंपोजिशन फंक्शन क्या होगा? तो भाई सुनिएगा स्टूडेंट्स, अब ये जो हमने फंक्शन काम 2 दफा करा, ये जो हमने काम किया वो 2 स्टेप में हुआ। कैसे? सबसे पहले हमने ए से बी काम किया, जो हमें एफ हमें मिला। उसके बाद हमने बी से सी काम किया, फिर हमें जी मिला। तो हमें 2 स्टेप में काम करना पड़ा। इनपुट यहां से शुरू हुआ, पहले हमने एफ फंक्शन अप्लाई किया, फिर उसके बाद हमने जी फंक्शन अप्लाई किया, फिर जाके हमारे को उसका आंसर मिला। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाएं जो ए से सी जो डायरेक्ट मिल जाए हमारे को आंसर। क्या बोले कि हम ए इनपुट करें, हम जो ए वाली जो डोमेन में जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम इनपुट करें और डायरेक्टली हमें क्या मिल जाए? आउटपुट मिल जाए सी वाला, जो हम जहां तक पहुंचना चाहते थे। अब सुनिएगा स्टूडेंट, मैं एक मान लेता हूं एक एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है और वो क्या है? एक्स स्क्वायर है। और एक हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन है, वो क्या है? हमारे पास एक्स क्यूब है। क्लियर? चले भाई, अब मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा रिजल्ट निकालता हूं। क्या करता हूं? रिजल्ट। अब मैं इस एक्स की जगह 1 पुट करता हूं। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? इस वाले एक्स की जगह भी 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं एफ ऑफ 2 भी निकाल लेता हूं। तो एफ ऑफ 2 क्या होगा स्टूडेंट्स? अब यहां 2 पुट कर रहा हूं, तो इस वाले एक्स की जगह भी क्या आएगा? 2, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। चलिए भाई, 2 ही बात की है, काफी हमारे लिए। अब यहां देखिए, अब जी ऑफ एक्स फंक्शन में एक्स की जगह 1 पुट करता हूं, सॉरी रुक गया। अब स्टूडेंट मैंने आपको अभी क्या बोला था कि हम पहले जो ए वाला सेट होगा, है ना, ये डोमेन है इस एफ फंक्शन की, बोला था? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो ये एक्स होता है, जो हम एक्स की वैल्यूज डाल रहे होते हैं, जो इनपुट कर रहे होते हैं, असल में वो डोमेन होती है। क्लियर हो गई बात? अब मैंने यहां पर एक्स की जगह पहले क्या इनपुट किया? 1। एरो डायग्राम की वजह से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है लोगों को। देखिए भाई, ये हमारे पास ए सेट है। अब हमने क्या इनपुट किया? 1, और हमने क्या इनपुट किया? 2। क्लियर है? अब हमारे पास बी सेट आ गया। क्या आ गया? बी सेट आ गया। अब जब हमने 1 इनपुट किया तो उसके नतीजे में हमें एक आउटपुट मिला, और वो आउटपुट क्या था? वो भी 1 था, तो यह आ गया उसका आउटपुट। जब हमने 2 पुट किया तो उसके नतीजे में हमें एक आउटपुट मिला, 2 पुट किया तो उसके नतीजे में हमें एक आउटपुट मिला, वो क्या था? 4 था। तो मतलब इस 1 का रिलेशन 1 के साथ हो गया, ये 2 का रिलेशन 4 के साथ हो गया, और यहां जो फंक्शन क्रिएट हुआ ये कहलाएगा एफ। क्लियर?
अब हम एक और फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और वो कौन सा है, अब वो बी से सी होगा, बी से सी होगा। अब सुनिएगा जरा, अब जो बी वाला फंक्शन, अब जो जी फंक्शन आ रहा है उस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, ये बी वाला सेट, मतलब 1 और 4 अब इस फंक्शन की जी वाला जो मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, अब उसकी डोमेन कौन है, बी वाला सेट क्या होगा उसकी डोमेन। अब मैं इस x की जगह क्या पुट करूंगा 1, तो यहां 1 पुट करा, तो यहां पर x की जगह भी क्या आएगा 1 और 1 का क्यूब क्या होगा 1। अब मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा, अब मैं x की वैल्यू 4 रखूंगा, समझे, पहले 1 रखी थी अब 4 रखूंगा। अब यहां 4 रखी तो अब क्या होगा 4 का क्यूब का मतलब क्या है 4 4 16 और 16 4 का 64, क्लियर। तो अब हमारे पास सी सेट आएगा, क्या आएगा सी सेट आ गया। तो जब हमने 1 पुट किया इस फंक्शन के अंदर तो हमें इसका आउटपुट क्या मिला 1, ये आ गया 1। जब हमने इस फंक्शन में जी वाले उसके अंदर 4 पुट किया, इनपुट किया, तो उसके नतीजे में हमें क्या मिला 64, मतलब आउटपुट क्या मिला 64। तो इस बी से सी में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जी। लेकिन अगर आप यह काम देखें तो हमें 2 स्टेप में काम करना पड़ा। पहले हमने एफ फंक्शन अप्लाई किया, उसके बाद हमने जी फंक्शन अप्लाई किया, फिर हम उसके नतीजे में पहुंचे। अब यही काम मैं एक स्टेप में करना चाहता हूं, तो मैंने बोला मैं ऐसा फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूं जो ए से सी हो। अब ध्यान से डेफिनेशन को गौर करिएगा, बोल रहे हैं लेट एफ एक फंक्शन है जो ए से बी डिफाइन है एंड जो दूसरा जी वाला फंक्शन है वो बी से सी डिफाइंड है, फंक्शन सही है। तो देन द फंक्शन एच एक एच फंक्शन होगा जो ए से सी डिफाइन करेंगे, जो ए से सी डायरेक्टली हमें पहुंचा देगा, ऐसा फंक्शन बनाएंगे। तो डिफाइन बाय, और आपको बता दूं जो ए से सी जो फंक्शन जाएगा वो फंक्शन होगा गॉफ। क्या होगा गॉफ। अब ये गॉफ ही क्यों हो रहा है, फॉक क्यों नहीं हो रहा, इसकी वजह भी पता चलेगी, टेंशन क्यों ले रहे हैं। तो भाई देखिए ये हमें पता चल गया जो अब ए से सी जो फंक्शन बनाने जा रहे हैं वो कौन होगा, गॉफ होगा। अब कैसे होगा वो जानते हैं, जरा इसकी डेफिनेशन पूरी कर लें। तो यहां जो फॉर ऑल जो आपको उल्टा ए नजर आता है ये कहलाता है फॉर ऑल, और गॉफ को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं जी एफ ऑफ एक्स। क्यों लिखते हैं अभी बताता हूं, देखिए। और यहां जो एक्स होगा, चले इसकी मैं बाद में डिटेल में आता हूं, कंफ्यूज ना हो जाए। चले पहले इस बात को कंफर्म करते हैं स्टूडेंट कि जो फंक्शन आ रहा है वो गॉफ क्यों आ रहा है, फॉक क्यों नहीं आ रहा। चले आए जरा समझते हैं इस बात को। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर यहां गौर करें, सो स्टूडेंट अगर आपने देखा तो हमने जब f1 करा तो वो बराबर आया 1 के, सही है। तो अब हमने क्या किया, इस 1 को इस फंक्शन में डाला जी वाले, तो g ऑफ 1 किसके बराबर है 1 के। अब सुनिएगा, मुझे बताएं g ऑफ 1 किसके बराबर है। आप बोलेंगे सर g ऑफ 1 बराबर आ रहा है किसके, 1 के, क्लियर। अब सुनिएगा स्टूडेंट, ये जो 1 यहां ये है, यहां जो 1 आ रहा है तो ये 1 किसके बराबर है, ये 1 तो f ऑफ 1 के बराबर है, ये 1 तो f ऑफ 1 के बराबर है। तो इसका मतलब इस 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इस 1 की जगह पर लिख सकता हूं f ऑफ 1। ऐसा ही है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम फंक्शन f अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, और जब इसका जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर g फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं गॉफ। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, गॉफ। समझ में आई बात। अब इसको एक और दफा समझते हो, टेंशन क्यों ले रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, अगर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ g ऑफ 4, तो मैंने यहां लिखा g ऑफ 4 किसके बराबर आ रहा है 64 के। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हो क्या रहा है, देखिए भाई g ऑफ 4 लिख दिया। अब अगर आप ये 4 देखें तो ये 4 किसके बराबर था, ये तो f ऑफ 2 के बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 4 की जगह मैं लिख सकता हूं f ऑफ 2, और ये किसके बराबर है 64। तो अब जहां देखेंगे तो पहले हमने इसके ऊपर f फंक्शन अप्लाई किया, इसका जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर g फंक्शन अप्लाई किया। तो अब अगर आप देखें तो अगर मैं आपसे बोलूं f ऑफ 2 लिखा हुआ है तो इसको आप कैसे बोलते हैं, f ऑफ 2। क्या बोलते हैं, f ऑफ 2। अगर आप यहां इसको कैसे रीड करेंगे, g ऑफ f ऑफ 2। इसको कैसे रीड करेंगे, आप लोग बोलेंगे g ऑफ f ऑफ 2। जिसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, g ऑफ f ऑफ 2। इसका मतलब क्या हो गया, ये गॉफ हो गया। क्या हो गया, गॉफ। g ऑफ f ऑफ 2 जो भी वैल्यू हो f ऑफ 1 हो, तो अगर जनरल बात करेंगे तो g ऑफ f ऑफ x। क्लियर है, बात समझ में आ गई क्यों इसका नाम गॉफ हुआ, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अब फॉक कब होगा, ये वाली बात भी परेशान कर रही है। सो स्टूडेंट सुनिएगा बात को, अगर यहां देखें अभी तो हम
इस तरीके से जा रहे थे, तो हमारे को जो फंक्शन मिला वो मिला गॉफ। अगर हम इसी प्रोसेस को उल्टा कर दें, उल्टा करने से मुराद ये है, अब हम यहां से स्टार्ट लेते हैं, अब हम यहां से स्टार्ट लेके यहां आए, फिर यहां आए, तो अब जो हमें फंक्शन मिलेगा, अब जो हमें फंक्शन मिलेगा, सुनिएगा, पहले हम ये प्रोसेस करेंगे कि यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, लेकिन हम डायरेक्टली अगर यहां से डायरेक्ट वापस यहां जाना चाहते हैं, तो अब जो फंक्शन आएगा वो क्या कहलाएगा, फॉग। पहले हम ए से सी जा रहे थे, तो जो हमें फंक्शन मिला वो कौन था, गॉफ। अब हम क्या कर रहे हैं, सी से अगर हम ए आ जाए, तो अब जो हमें फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा फॉग। तो इंशाल्लाह बात समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि सर क्या कभी फॉग और गॉफ बराबर हो सकते हैं? तो बिल्कुल स्टूडेंट, फॉग और गॉफ बराबर हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में आपको नहीं भी मिलेंगे और बहुत सारे केसेस में आपको मिलेंगे कि फॉग और गॉफ बराबर हैं। क्लियर? अब इसी केस की बात ले लें कि हमने जो ये दो फंक्शन माने हैं, अब हम जानना चाहते हैं क्या ये जो एफ एक्स, अब जो हम फंक्शन कंपोजिट फंक्शन बनाएंगे गॉफ और फॉग, क्या इसके मुताबिक ये बराबर आएंगे? तो आए जरा चेक करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आए जरा चेक करते हैं कि जब हमारे पास एफ फंक्शन जो दिया हो ये दिया है और जी फंक्शन जो हमें दिया हुआ ये, अब हमें चेक करना है क्या ये जो इस कंडीशन में फॉग निकालेंगे और इस कंडीशन में गॉफ निकालेंगे, और निकालने के बाद चेक करेंगे कि फॉग और गॉफ बराबर आ रहे हैं। आइए जरा चेक करते हैं इसको। इस तरीके से आपको अंदाजा भी होगा कि ऐसे कंपोजिट फंक्शन को हम कैसे डील करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, फॉग, आपको पता है फॉग को हम कैसे लिख सकते हैं? फॉग को हम लिख सकते हैं एफ जी ऑफ एक्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई। अब मुझे एक बात बताएं स्टूडेंट, अगर यहाँ ये एक्स नजर आ रहा है आप लोगों को, अगर मैं इस x की जगह 1 पुट करता हूं, तो ये वाले x की जगह भी क्या होगा, 1 आएगा। और जब मैं ये वाले x की जगह 2 पुट करता हूं, तो ये वाले x की जगह भी क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं इसी x की जगह g ऑफ x ले आता हूं, इसी x की जगह g ऑफ x ले आता हूं, तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, g ऑफ x ही आ जाएगा। तो यहां पे भी क्या होगा, ये आ जाएगा g ऑफ x, और उसके ऊपर क्या है, इस x के ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो ये आ गया स्क्वायर। अब मुझे जरा एक बात बताएं। आप बोलेंगे सर कौन सी बात ये पूछ रहा हूं, क्या g ऑफ x हमारे पास कोई वैल्यू है? आप बोलेंगे सर यस, g ऑफ x बराबर है किसके, x क्यूब के। तो इसका मतलब इस g ऑफ x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x क्यूब। तो अब यहां ये वाले g ऑफ x की जगह भी क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर एक्स क्यूब ही आएगा। आ गया भाई। तो हमारे पास देखते हैं आंसर क्या आता है स्टूडेंट, तो 3 2 6 हो जाएगा। तो हमारे पास फॉग, हमारे पास क्या आया स्टूडेंट, फॉग हमारे पास क्या आया स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आया x की पावर 6 आया। क्लियर? इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब इसी तरीके से हम लोग मालूम करते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास गॉफ किसके बराबर आएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा, गॉफ को हम कैसे लिख सकते हैं, जी एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसको भी आप देखें तो मैं उसको पुराने वाले तरीके से लिख दूं तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी। देखें एफ ऑफ एक्स क्यूब लिख दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। चले भाई, अब स्टूडेंट अगर वहां गौर करें तो यहां पर इस फंक्शन पे गौर करें। अगर इस x की जगह 1 पुट करूंगा तो ये वाले x की जगह भी 1 आएगा, लेकिन अगर मैं इस x की जगह f ऑफ x लिखूंगा तो ये वाले x की जगह भी क्या आएगा, f ऑफ x ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने क्या किया, इसकी जगह f ऑफ x पुट किया तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, f ऑफ x ही आ जाएगा। और उसके बाद पावर क्या है, क्यूब, तो ये आ गया क्यूब। क्लियर? अब क्या करता हूं स्टूडेंट, देखिएगा स्टूडेंट, अब मुझे ये बताएं क्या f ऑफ x ही हमारे पास वैल्यू नहीं है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है, f ऑफ x तो बराबर है x स्क्वायर के। तो इसका मतलब यहां जो ये f ऑफ x है इसकी वैल्यू हमारे पास है और x स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहां मैं x स्क्वायर लिख दूंगा और उसकी पावर क्या है 3, तो ये आ गया 3। और आपको पता है 2 3 का क्या होगा 6। अगर आप इस कंडीशन में देखें तो हमने जो गॉफ निकाला और जो हमने फॉग निकाला, दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आ गई। तो इसका मतलब इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि फॉग इज इक्वल टू गॉफ।
लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। जरूरी नहीं है इस कंडीशन में फॉग और गॉफ बराबर आ गए, लेकिन ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा ही फॉग बराबर आ जाए गॉफ के। अगर आप चाहते हैं आपको पता चले कि फॉग बराबर आएगा गॉफ के कि नहीं, तो उसके लिए आपको फंक्शन जिस तरीके से यहाँ गिवन है हमारे को, वो गिवन होने चाहिए ताकि आप पता लगा सकें स्टूडेंट। क्लियर है? आसान सी बात थी, समझ में आ गई। चलिए आप थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं और अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है सिंध बोर्ड की बुक का। अगर आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे करा रहा हूं तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर एफ हमारे पास ये दिया हुआ है और जी एफ हमारे पास ये दिया हुआ है। ये दो फंक्शन डिफाइंड है स्टूडेंट। अब वो क्या रहा है, हमें बताना है फॉग गॉफ, और ये बताना है कि फॉग कैन नॉट बी इक्वल टू गॉफ, और साथ ही हमें बताना है एफ प्लस जी। तो सुनिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग फॉग को मालूम कर लेते हैं। तो फॉग क्या होगा स्टूडेंट्स, इजीली आप लोग बता सकते हैं। आप फॉग तो हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर एफ जी ऑफ एक्स। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए भाई अब हम क्या कर रहे हैं, सुनिएगा। हमने क्या किया, इस एफ फंक्शन में जी एफ फंक्शन को डाला है ना, तो क्या हुआ, अब इस x की जगह 1 आता है तो सारे x की जगह क्या होता है 1 आता है। तो जब हम इस x की जगह पर g ऑफ x डालेंगे तो ये सारे x की जगह भी क्या आ जाएगा, g ऑफ x ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ इस वाले x की जगह भी क्या लिखूंगा, g ऑफ x लिखूंगा, और उसकी पावर क्या है, स्क्वायर है। आगे लिख दिया, उसके बाद माइनस आ गया -3, और इस वाले x की जगह भी क्या आएगा, g ऑफ x ही आएगा। आ गया भाई g ऑफ x। उसके बाद आगे देखें तो क्या लिखा हुआ है, प्लस का 4। चले भाई, अब मुझे एक बात बताएं। अब आप बोलेंगे सर कौन सी बात, तो मैं बात इस बात की कर रहा हूं स्टूडेंट कि g ऑफ x की कोई वैल्यू है हमारे पास। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, g ऑफ x बराबर है x प्लस के 1 के। तो इसका मतलब ये जो g ऑफ x है इसकी जगह क्या आ जाएगा, x प्लस का 1, और इसकी पावर क्या है 2 है। उसके बाद -3, g ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस का 1, उसके बाद प्लस का 4। तो अगर आप यहां गौर फरमाए स्टूडेंट, तो यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो वो किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस 2, a कौन है इस कंडीशन में x, b कौन है इस कंडीशन में 1, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। आगे देखें -3x 3x माइनस प्लस हो गया -3, 1 का क्या हो जाएगा 3, और ये क्या है प्लस का 4। आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा 2x प्लस का 1। देखें प्लस का 1, 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1। तो प्लस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और ये क्या है माइनस का 3x। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बड़ा नंबर कौन है 3, उसका नेगेटिव साइन आ जाएगा। आ गया 3 में से 2 गए, एक x बचेगा और प्लस का 2। तो जब हमने फॉग मालूम किया स्टूडेंट तो वो हमारे पास ये आया। अब ऐसा चेक करते हैं स्टूडेंट कि गॉफ क्या आएगा। सो यहां स्टूडेंट्स अब मालूम करते हैं स्टूडेंट, जिस तरीके से अभी हमने फॉग मालूम किया, अब बारी है स्टूडेंट के गॉफ मालूम किया जाए। तो गॉफ किसके बराबर होता है, जी एफ ऑफ एक्स के। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी। अब सुनिएगा बात को स्टूडेंट, हो क्या रहा है कि अब जी के अंदर हमने एफ एक्स को डाल दिया। तो सुनिएगा, देखिए भाई जी के अंदर अभी यहां एक्स है तो यहां भी एक्स है, अब यहां 1 होगा तो यहां भी 1 होगा। तो अगर इस x की जगह एफ एक्स आ जाएगा तो ये वाले x की जगह भी क्या हो जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। तो यही मैंने बोला कि अब ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा भाई। आ गया रे भाई एफ एक्स, उसके बाद प्लस का 1। अब मुझे एक बात बताएं, आप बोलेंगे सर कौन सी बात, मुझे ये बात बताएं कि एफ एक्स की हमारे पास वैल्यू है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, एफ एक्स तो हमारे पास इसके बराबर है। तो मैंने बोला भाई कि जहां एफ एक्स लिखा हुआ है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4। तो भाई लिख दूंगा, मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4, और ये आ गया प्लस का 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 5। अगर आप यहां गौर फरमाएं, ये हमारे पास फॉग है, ये हमारे पास गॉफ है।
अगर आप दोनों को देखें तो दोनों बराबर नहीं आए तो हम यहां बोलेंगे कि फॉग कैन नॉट बी इक्वल टू गॉफ। ये तो हमने बता दिया भाई। लेकिन अगर आगे की कहानी देखें तो वो बोल रहा है कि एफ फंक्शन को आप ऐड करवा दें जी फंक्शन में। तो मैंने बोला करवा दूंगा भाई। एफ फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ प्लस जी क्या होगा, देखें एफ फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4, उसमें ऐड करवाएंगे किसको, जी फंक्शन को। तो जी फंक्शन हमारे पास क्या है, x प्लस का 1, तो ये आ गया x प्लस का 1। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर रहा, माइनस 3x प्लस का x, ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 4 प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 5। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था सिंध बोर्ड की बुक का, मैंने आपको करवा दिया। अब 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा और उसके जरिए आप लोगों को कंपोजिट फंक्शन में इंशाल्लाह कोई मसला नहीं रहेगा। यहां स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के सामने लिया है सिंध बोर्ड की बुक का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो यहां पर इसके सवाल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। स्टूडेंट लिखा हुआ है कि कंसीडर आप साइन फंक्शन एस। अब यहां जो ये एस है वो एक साइन फंक्शन है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि यहां जो ये एस है वो क्या है, असल में साइन फंक्शन है कोई, क्लियर है। चले भाई अब क्या होगा आगे देखते हैं। एंड अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो p है और वो जो उसकी डोमेन है वो भी रियल नंबर से और जो रेंज है वो भी रियल नंबर से। तो डिफाइंड बाय px, उस फंक्शन को px बोला गया x क्यूब प्लस का 1 फॉर ऑल x बिलोंग टू r। इसका मतलब यहां जो ये x है जो इनपुट देने वाले हैं वो हर रियल नंबर पर ये फंक्शन जो है वो डिफाइन रहेगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। तो हमें बताएं पोज क्या होगा, सोप क्या होगा एंड पीएस क्या होगा। और साथ ही उसने ये बात भी बोली, हमें ये भी बताएं कि इन तीनों में से पोज, सोप और पीएस ये तीनों कभी भी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो काम शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले उसने क्या बोला हमारे को, पोज मालूम करने का। आपको पता है पोज एक्स हमसे मालूम करने का बोला है, तो पोज एक्स किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे सर पी लिखेंगे, उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, एस एक्स डाल देंगे, तो ये आ गया पोज फंक्शन। तो ये किसके बराबर होगा, तो भाई सुनिएगा स्टूडेंट, देखिए भाई आप सबको पता है कि हमारे पास p एज ऑफ x है ना, तो एज ऑफ x जो हमारे पास है, ये भी मैंने आपको भी क्या बोला, s किसके बराबर है, ये तो साइन फंक्शन है। तो अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन p ऑफ x है, ये रहा, देखिए भाई ये p है, ये रहा p। अब हमने इस x की जगह पर, हमने इस x की जगह पे क्या रखा, s ऑफ x। हमने इस x की जगह पे क्या रखा, s ऑफ x। तो ये वाले x की जगह पे क्या आ जाएगा, s ऑफ x। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, इस x की जगह ये आ जाएगा s ऑफ x और इसके ऊपर पावर क्या थी, क्यूब, तो ये आ गया इसकी पावर क्यूब। और उसके बाद क्या है, प्लस का 1, तो ये आ गया प्लस का 1। चले भाई अब मुझे बताइए s ऑफ x क्या है, असल में ये तो साइन फंक्शन है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन x लिख सकता हूं। तो ये आ गया साइन x और उसकी पावर क्या है, क्यूब, तो ये ऐसे लिख सकता हूं साइन क्यूब x। और उसके बाद क्या है, प्लस का 1। तो मैंने इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गई बात भाई। अब हमने अभी मालूम क्या, पोज। अब हम मालूम करेंगे सोप। तो भाई देखिए स्टूडेंट कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सोप में क्या होगा, सोप x किसके बराबर होगा, सोप x बराबर होगा s p ऑफ x के बराबर होगा। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं, बता चुका हूं अभी। अब क्या होगा सर, अब अगर आप देखें तो अब हमने s फंक्शन में p फंक्शन को डाल दिया है भाई। तो अब आप गौर करें s किसके बराबर था, साइन x के, है ना। अब साइन x, ये देखें इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्लियर है, ये बात तो आप समझते ही हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमने s फंक्शन में जो अब इनपुट किया है x की जगह हमने क्या लिख दिया, p ऑफ x। तो अब अगर x की जगह p ऑफ x आएगा तो ये वाले x की जगह भी क्या आएगा, p ऑफ x आएगा। तो बिल्कुल यही बात तो समझाना चाह रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, सोप x हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, हमने इस वाले x की जगह, ये वाला जो x है इसकी जगह क्या डाला, p ऑफ x। तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, p ऑफ x आ जाएगा। तो साइन और ये आ जाएगा p ऑफ x। क्लियर है भाई। अब मुझे एक बात बताएं, क्या हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू नहीं है, आप बोलेंगे सर है ना, p ऑफ x तो बराबर है x क्यूब प्लस के 1 के।
मैंने बोला सही बात है भाई, तो p ऑफ x की जगह में क्या लिख दूंगा, साइन अपनी जगह पर आएगा, p ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस का 1, तो ये आ गया x क्यूब प्लस का 1। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, आसान सी बात थी, समझ में आ गई। अब क्या बोला उसने बोला हमारे को PS भी बताओ। PS का मतलब ये है कि जो P वाला फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई करवा दो S वाले फंक्शन से। मैंने बोला भाई करवा देता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, PS हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास क्या है, ये रहा PS हमारे पास फंक्शन, ये रहा P फंक्शन क्या है, x क्यूब प्लस का 1, और हमारे पास S फंक्शन कौन है, साइन x, तो ये आ जाएगा साइन x। क्लियर, आसान सी बात है। तो अगर आप यहां देखें तो इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, इसको ऐसे ही रहने दें। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3। तो अगर आप यहां गौर करें, अगर आप यहां गौर करेंगे तो आप मुझे बताएं कि पहली वाली इक्वेशन, दूसरी वाली इक्वेशन और तीसरी वाली इक्वेशन, क्या ये तीनों आप लोगों को सेम लग रही है? आप बोलेंगे सर नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है, ये इससे मैच नहीं कर रही, ये इससे मैच नहीं कर रहा, ये दोनों इससे मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ना हम कंपेयर करवा लेंगे इक्वेशन को, कंपेयरिंग इक्वेशन को, ये पता चला कि ना तो हमारे पास पोज x बराबर नहीं होगा किसके, सोप x के, और सोप x भी बराबर नहीं होगा किसके, PS के। तो इंशाल्लाह मेरी बात क्लियर हो गई कि तीनों के तीनों बराबर नहीं है। यहां जाके क्वेश्चन नंबर 12 मतलब क्वेश्चन नंबर 11 खत्म होता है। अब जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझने में भी बहुत मजा आएगा स्टूडेंट। तो चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, तो इससे आपका इंशाल्लाह सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो यहां स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन नंबर 13 पे गौर करें स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला ही जा रहा है इफ, अगर एक f फंक्शन है जो a से b डिफाइन हो रहा है, कॉमा एक g फंक्शन है जो b से c डिफाइन हो रहा है, एंड एक h फंक्शन है जो c से d डिफाइन हो रहा है, सही है। तो आर फंक्शंस, तो हमें बताएं, साबित करके बताएं कि जो होग ऑफ है और कॉमा और होग ऑफ है वो क्या होंगे, डिफाइन होंगे, और दे आर इक्वल, और ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर भी होंगे। और आखिरी में जो बोला है कैन यू डिफाइन फॉग, इसको हम एंड में समझेंगे। सबसे पहले यहां तक की जो इन्होंने बात की है उसको करते हैं स्टूडेंट। अगर आप यहां गौर करें, जो इन्होंने ये बात यहां से लेके यहां तक जो ये बात करी ना, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन है, जो मैंने आपको यहां लिखवाई भी है। तो मैंने एक और दफा यहां लिखा, बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन इफ f जो फंक्शन है से b डिफाइन हो रहा हो और g फंक्शन जो b से c डिफाइन हो रहा हो फंक्शन है, देन द फंक्शन h क्या होगा, a से c होगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉफ बोलते हैं। तो डिफाइंड बाय गॉफ x, जिसको हम लिख सकते हैं g f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग टू। आपको पता है जो यहाँ x जो इनपुट करेंगे वो हमें हमेशा क्या होगा, a वाले फंक्शन से होगा, उसकी डोमेन होगी गॉफ फंक्शन की, इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। तो ये तो डेफिनेशन थी, क्लियर। तो अब हम इसी को देखते हुए ऑन द बेसिस इफ हमारे पास एक f फंक्शन दिया हुआ है जो a से b डिफाइन है, एक g फंक्शन दिया हुआ है जो b से c डिफाइन है, और एक h फंक्शन दिया हुआ है जो c से डिफाइंड है। तो देन क्या होगा, तो सुनिएगा स्टूडेंट, इसको इस तरीके से समझते हैं। तो ये हमारे पास एक a आ गया, ये हमारे पास b आ गया, ये हमारे पास c आ गया, और ये हमारे पास d आ गया, सही है। ये हमारे पास a सेट, ये b सेट, वो c सेट, और ये d सेट। अब देखिएगा स्टूडेंट, a से b जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो f है, b से c जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो g है, और c से d जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो h है। क्लियर, समझ में आ गई। अब सुनिएगा स्टूडेंट, आपको पता है अगर आप ये देखें तो हमारे को 3 स्टेप में काम करना पड़ा। सबसे पहले हमने f फंक्शन अप्लाई किया, उसके बाद g फंक्शन अप्लाई किया, फिर h फंक्शन अप्लाई किया, फिर हम उस नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट a में इनपुट करूं और डायरेक्ट वो जो आंसर मिलना चाहता है वहां मिल जाए। तो मतलब क्या कि यहां मैं इनपुट करूं और मुझे डायरेक्ट यहां आके आउटपुट मिल जाए। तो अब यहां a से लेके से जो d तक जो फंक्शन बनेगा, a से लेके जो d तक जो फंक्शन बनेगा उसको हम बोलेंगे होग ऑफ। क्या बोलेंगे, होग ऑफ बोलेंगे। क्लियर है, इंशाल्लाह बात क्लियर। और a से
सी जो फंक्शन जाएगा वो कहलाएगा गॉफ। क्या कहलाएगा? गॉफ कहलाएगा। इंशाल्लाह बात क्लियर, कोई मसले वाली बात नहीं होगी स्टूडेंट। चले भाई, अब स्टूडेंट बढ़ते हैं कि ये क्या बोल रहा है। देखिए भाई, हमें पता है गॉफ एक्स किसके बराबर होता है? जी एफ ऑफ एक्स के। बात तो पता ही है ना, तो मैंने लिख दिया कि गॉफ एक्स बराबर है जी ऑफ एफ एक्स के। और एंड हम बताएंगे स्टूडेंट कि मैं आपको बताता हूं, रुक गया, इसको मिटा रहा हूं, नोट कर लिया होगा इंशाल्लाह आप लोगों ने। तो भाई देखिए, अब बात करते हैं हॉग ऑफ की, है ना। हमें सबसे पहले किसकी बात करनी है? ये वाले की बात करनी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, HOGOF, हॉग ऑफ, है ना। अब मुझे एक बात बताएं, हमने गॉफ को तो पता कर लिया किसके बराबर है? जी ऑफ एक्स के, है ना। तो क्या लिखूंगा? हॉग ऑफ किसके बराबर होगा? H, क्लियर। आप यहां पर ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद क्या होगा? जी एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। इंशाल्लाह ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। अब क्या करें? तो भाई देखो स्टूडेंट, अब मुझे एक बात बताएं, ये हमने बना लिया, ये हॉग ऑफ इसके बराबर है, गॉफ है इसके बराबर है, क्लियर। अब ये हो गई बात खत्म। इसी तरीके से सिमिलरली हमारे पास हॉग ऑफ इसके बराबर आ गया, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली स्टूडेंट, सिमिलरली अब अगर आप गौर फरमाए, इधर यहां पर लिखा हुआ हॉग, उसके बाद लिखा हुआ ऑफ, है ना। तो पहले हम ये तो पता करें हॉग किसके बराबर होगा। तो मैंने बोला हॉग किसके बराबर होगा, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हॉग बराबर होगा किसके? एच जी ऑफ एक्स के बराबर होगा। हॉग किसके बराबर होगा? एच जी ऑफ एक्स के बराबर होगा। अब मैंने बोला बात करते हैं हॉग ऑफ की, तो यहां पर देखिएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा? हॉग ऑफ, क्लियर। तो ये किसके बराबर होगा? मैं ब्रैकेट लगा देता हूं जैसे इन्होंने लगाया हुआ है। तो भाई देखिए किसके बराबर हो जाएगा? हॉग किसके बराबर है? एच जी ऑफ एक्स के बराबर है, और उसके बाद क्या है? ऑफ, क्लियर। अब उसमें बात सुनिएगा, अब मैं इसको इसी चीज को पता कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं, एच को बाहर कर दें, हो गया। उसके बाद जी ऑफ एक्स है अंदर आ गया, और एफ को अंदर ले लूंगा, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो एफ है इसको एक्स के साथ लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा? एच जी एफ ऑफ एक्स। तो कोई मसले वाली बात इंशाल्लाह नहीं लगी होगी अगर आप ये देखें। ये इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पे गौर करें, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप यहां लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, क्लियर। तो हमने क्या लिखा? देन वी गेट, हमने हासिल क्या किया? हमने हासिल ये किया कि स्टूडेंट कि जो हॉग ऑफ है, जो हॉग ऑफ है वो बराबर है किसके? हॉग ऑफ के। तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई। तो ये हमने क्या कर दिया? साबित करके बता दिया कि हॉग ऑफ बराबर है किसके? हॉग ऑफ के। यहां जाके हमने यहां तक के सवाल को कंप्लीट कर लिया। अब हम ये देखने जा रहे हैं, क्या उसने हमसे पूछा कि कैन यू डिफाइन फॉग, क्या आप फॉग को डिफाइन कर सकते हैं? तो आए जरा इस बात को समझते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स, फॉग के बारे में बात करने से पहले रुक जाए एक मिनट के लिए, मैं थोड़ी और आप लोगों की कंफ्यूजन दूर कर दूं कि आपको पता तो चले कि कहां कौन सा फंक्शन बन रहा है। जरा एक और दफा रिवाइज करवा देता हूं। आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जब मैं कंपोजिट फंक्शन पढ़ा रहा था कि ए से सी जो फंक्शन डिफाइन होता है डायरेक्ट, है ना, बी को छोड़ गए हम लोग, तो ए से सी जो जा रहा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं गॉफ। देखें जरा, हमने ए से बी जो फंक्शन था उसको एफ बोला था, बी से सी जो फंक्शन था उसको जी बोला था। तो अब ए से सी जा रहे हैं तो उसकी जो फंक्शन हमें मिला वो जी और एफ दोनों उसके नाम में आ रहे हैं, गॉफ आ रहा है। अब इसी तरीके से अगर हम सी से एक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हमारे को जो फंक्शन मिलेगा डेट इज फॉग, उल्टा जाने पर फॉग मिलता है। इसी तरीके से अगर मैं डायरेक्ट ए से डी जा रहा हूं तो अब हम तीन फंक्शन को छोड़ के जा रहे हैं, एफ भी जा रहा है, जी भी जा रहा है, एच। तो अब ए से डी जो फंक्शन का नाम होगा वो क्या होगा? यहां से शुरू होगा, एच भी आएगा, उसके बाद ओ, जी भी आएगा, उसके बाद ओ, एफ भी आएगा। तो एच जी एफ ऐसे नाम चला, एच जी एफ। इसी तरीके से अगर मैं
कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन करूं जो कहां से कहां हो, यहां से यहां था ना, अब यहां से यहां लाऊंगा तो ये नाम उल्टा हो जाएगा। तो अब एफ से शुरू होगा, FOG ऑफ H, तो ये हो जाएगा फोगो। क्लियर है, समझ में आई बात कि ए से डी जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो नाम आ रहा है उसका होगो, और अगर हम डी से एक फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उसका नाम होगा फोगो। अब जरा सुनिएगा बात को स्टूडेंट, इसी तरीके से आप लोगों को दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये हॉग क्या है, ये हॉग फंक्शन आपके सामने आ रहा है कंपोजिट फंक्शन, ये क्या है? तो सुनिएगा स्टूडेंट, ये हॉग फंक्शन आ रहा है कहां से कहां हो रहा है तो सुनिएगा। अगर इसके नाम में अगर देखें तो H फंक्शन नजर आ रहा है और G फंक्शन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुनिएगा, अगर आप ये वाले गॉफ में अगर देखें तो पहले G आ रहा है उसके बाद F नजर आ रहा है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसी ही बात है, तो गॉफ कब आया था? जब हम A से C गए थे तो गॉफ आया था, मतलब G और F को पार करा था हमने, तो हमारे पास गॉफ आया था। A से C गए, गॉफ आया, तो G वाला जहां पर हमने लैंड किया हुआ, जहां पहुंचे तो वहां से G से शुरू हुआ और F पर आगे खत्म हुआ, ऐसा ही हुआ? आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो हॉग को अगर देखें तो मतलब जो फंक्शन स्टार्ट हुआ होगा वो B से C गया होगा, B से D गया होगा। क्लियर है? तो जब भी अब इसका नाम हम रखेंगे, जो B से C जो फंक्शन कंपोजिट फंक्शन बनेगा उसका नाम हम पता क्या रखेंगे? यहां से शुरू करेंगे, HO आएगा, H ऑफ G, तो ये बन गया हॉग। तो समझ में आ गई? तो जो हॉग है वो B से C में, B से D में। क्लियर है? तो हॉग की कहानी भी समझ में आ गई। गॉफ है किसके बराबर होगा? GF ऑफ X। फॉग है किसके बराबर होगा? F ऑफ G ऑफ X। और हॉग किसके बराबर होगा? H ऑफ G ऑफ X। इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई। अब इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए, बहुत आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है, तो इंशाल्लाह आप समझ भी गए होंगे। तो आए जरा पढ़ते हैं कि कैन यू डिफाइन फॉग का आंसर भी हम लोग लिख देता हूं आपके सामने। सो आए जरा अब फॉग के बारे में बात कर लें। तो भाई देखिए स्टूडेंट, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब हम A से C जो फंक्शन बनाते हैं कंपोजिट फंक्शन, दैट इज गॉफ, है ना, और हम C को उल्टा लेके आ जाएं, C से आ जाएं, तो जो हमारे को जो फंक्शन मिलेगा दैट इज फॉग। क्योंकि आपको पता है A से B जो फंक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज F, और B से C जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है दैट इज G। तो अगर हम A से C जाते हैं तो हमें मिलता है गॉफ, और C से A आते हैं तो हमें मिलता है फॉग। और आपको एक और बात थोड़ी देर पहले बताई थी कि कभी भी या बहुत सारे केसेस में आपको मिल जाएगा कि फॉग बराबर आ गया गॉफ के, या गॉफ बराबर आ गया फॉग के, लेकिन बहुत सारे केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें फॉग और गॉफ दोनों बराबर नहीं होते। इसकी एक सिंपल सी वजह है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि अब हम A से पहले हम क्या करते हैं, F फंक्शन की डोमेन है, तो डोमेन रखते हैं तो हमें रेंज मिलती है। तो रेंज B वाले का डोमेन हो गई G, मतलब G वाले फंक्शन के लिए। अब जो F वाले फंक्शन की जो रेंज है वो G वाले फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगी, तो डोमेन माने का रेंज मिलती है। तो जब हमारे को जो फंक्शन मिलता है दैट इज गॉफ। अब सुनिएगा, अब फॉग में कहानी क्या होती है, अब जो यहां से शुरू होगा फंक्शन जो बनेगा, तो C वाला जो फंक्शन हमारा जो सेट है वो अब डोमेन है G वाले फंक्शन की, आइए, और जो G वाला फंक्शन तो हमारा आउटपुट मिलेगा दैट इज रेंज ऑफ G, और जो रेंज ऑफ G होगी मतलब G वाले फंक्शन की जो रेंज होगी वो अब F वाले फंक्शन की डोमेन का काम करके उसके बाद का रेंज देगी। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं है कि फॉग बराबर आ जाए गॉफ के। तो हमने बोला फॉग कैन नॉट बी डिफाइंड, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन में अगर देखें तो F फंक्शन A से B डिफाइन हो रहा है, G फंक्शन B से C डिफाइन हो रहा है, तो ये तो कंफर्म है जो अब हमारे को फंक्शन मिलेगा कंपोजिट फंक्शन A से C वो गॉफ ही होगा, फॉग नहीं हो सकता। तो यहां पर हमने लिखा फॉग कैन नॉट बी डिफाइंड बिकॉज हमारी डेफिनेशन के खिलाफ काम कर रहा है, तो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन फॉर द फंक्शन F एंड G गिवन इन दिस इक्वेशन, जिस वजह से हम इसमें फॉग को डिफाइन नहीं कर सकते स्टूडेंट। इंशाल्लाह बात समझ में आ गई, फॉग को डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्लियर है? चले भाई बात समझ में आ गई। सो स्टूडेंट आज की वीडियो यही एंड करता हूं। इंशाल्लाह आप लोगों को हर चीज क्लियर हो चुकी होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी कंपोजिट फंक्शन से, इंशाल्लाह क्लियर हो जानी चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारी कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।